हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास की बुक से चैप्टर यायावर साम्राज्य की पार्ट 6। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं गजन खान का भाषण से। यहाँ लिखा है, गजन खान पहला इल्खानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। यहाँ लिखा है इल्खानी। इल्खानी क्या होता है? ये भी मंगोल साम्राज्य का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ लिखा, जो गजन खान थे वो पहले इल्खानी राजा थे, पहले इल्खानी बादशाह थे जिन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित कर उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। गजन खान ने एक भाषण दिया था। उन्होंने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को भाषण दिया था जिसे उनके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। वो भाषण क्या था? वो भाषण यहाँ लिखा है, मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। गजन खान अपने भाषण में क्या कहते हैं? वो अपने भाषण में अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों से ये कहते हैं कि मैं फारस के किसानों के वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ, उनके फेवर में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर उन सब को यानी फारस के कृषक वर्ग को लूटने का अगर कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए यानी उन्हें लूटने के लिए मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, मुझसे ज़्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये गजन खान अपने भाषण में कह रहे हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। गजन खान अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को भाषण देते हुए ये कहते हैं कि अगर आप निश्चित रूप से फ्यूचर में अपने खाने के लिए अनाज और खाने का सामान इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे यानी कि गजन खान को आपके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। गजन खान ये कहते हैं कि आपको तर्क से और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे तो आप भविष्य में क्या करेंगे? गजन खान अपने यायावर सेनापतियों से ये कहते हैं कि अगर आप उनके बैल छीन लेंगे, अगर आप उनके अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को अगर आप कुचल डालेंगे तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? यानी उनके कहने का मतलब था कि अगर आप किसानों को बर्बाद करेंगे, उनके बैल छीन लेंगे, उनके अनाज के बीज छीन लेंगे तो वो किसान फिर कैसे अनाज उगाएंगे और फिर आपको अनाज के लिए जो सामग्री है वो कैसे मिलेगी, खाने की जो सामग्री है वो कैसे मिलेगी। एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। गजन खान अपने यायावर सेनापतियों से कहते हैं कि एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग यानी कि ऐसा किसान का समूह, ऐसा किसान का वर्ग जो आज्ञाकारी हो और एक ऐसा किसान का समूह जो विद्रोही हो, उनमें अंतर समझना जरूरी है। अगर कोई आज्ञाकारी कृषक वर्ग है तो उन्हें लूटना नहीं चाहिए और अगर कोई विद्रोही कृषक वर्ग है तो उन पर अधिकार करना ज़रूरी होता है, उनको लूटना ज़रूरी होता है। लेकिन जो आज्ञाकारी कृषक वर्ग हैं, जो अच्छे किसान वर्ग हैं तो उन्हें लूटना नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये गजन खान अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को कह रहे हैं। चंगेज़ खान के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। नागरिक प्रशासक किसे कहते हैं? ऐसे प्रशासक जो नागरिकों पर अधिकार रखते हैं, उससे टैक्स वसूलते हैं और दूसरे काम करवाते हैं या फिर अपने सेना में उन्हें भर्ती करते हैं। इस तरह के जो प्रशासक होते हैं उन्हें नागरिक प्रशासक कहा जाता है।
चंगेज़ खान का जब शासन था, चंगेज़ खान जब शासन करते थे तो उनके वक्त से ही मंगोलों ने क्या किया था, अपने जीते हुए जो राज्य थे वहाँ के जो नागरिक प्रशासक थे उनको अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। यहाँ लिखा है कि जो नागरिक प्रशासक थे इनको कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था, जैसे कि जो चीनी सचिव थे उन्हें ईरान भेज दिया जाता था और जो ईरानी सचिव होते थे वो उन्हें चीन भेज दिया जाता था। इस तरह इन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाली खानाबदोशों की लूटमारों की धार कम हो गई। यहाँ लिखा है कि चूँकि जो नागरिक प्रशासक थे उन्हें मंगोल क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भेज दिया करते थे। इस तरह से नागरिक प्रशासकों ने क्या किया, दूर के राज्यों को एक करने में मदद की और इनकी जो पृष्ठभूमि थी और इनका जो प्रशिक्षण था वहाँ के, यानी कि जिस जगह वो भेजे जाते थे, जिस जगह वो मंगोल जो राजा हुआ करते थे उनके जरिए भेजे जाते थे, वहाँ के रहने वाले जो जनजीवन थी उन पर जो खानाबदोश लूटमार मचाया करते थे, खानाबदोशों की लूटमार कम हो। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक कि प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। जो मंगोल शासक हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनका यकीन नागरिक प्रशासकों पर तब तक बना रहता था जब तक ये नागरिक प्रशासक अपने स्वामियों के लिए यानी मंगोल शासकों के लिए टैक्स इकट्ठा करने की ताकत बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। यहाँ लिखा है कि कुछ ऐसे नागरिक प्रशासक थे जो काफ़ी प्रभावशाली थे और उनका जो प्रभाव था वो अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे, यानी कि मंगोल शासकों पर भी कर पाते थे। यहाँ तक कि उनके जो नेचर थी वो उनके नेचर को भी बदलते थे। अपने प्रभाव की वजह से वो मंगोल शासकों के नेचर को भी बदल सकते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लुजुत्साई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। यहाँ लिखा है एग्जाम्पल के लिए 1230 के दौरान एक चीनी मंत्री थे जिनका नाम था ये लुजुत्साई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रभाव से ओगोदेई की जो लूटने वाली प्रवृत्ति थी उनको भी बदल दिया। ओगोदेई जो भी अभियान करते थे उस अभियान में वो लूटा करते थे। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। यह लिखा है कि चीनी मंत्री ये लुजुत्साई ने जिस तरह से ओगोदेई की जो लूटने वाली प्रवृत्ति थी उनको बदल दिया, उसी तरह जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई थी। उन्होंने भी अपने प्रभाव से उन्होंने भी मंगोल राजाओं मंगोल शासकों की जो प्रवृत्ति थी उनको बदला था। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। हमने जो गजन खान के भाषण के बारे में पहले पढ़ा उसके बारे में यहाँ लिखा है कि उनके जो वजीर थे, गजन खान के जो वजीर थे, जो मंत्री थे जिनका नाम था रशीदुद्दीन, उन्होंने गजन खान के लिए वो भाषण भी इसी समय तैयार किया था। यानी जिस वक्त जो प्रशासक थे वो अपने प्रभाव से मंगोल राजाओं के जो प्रवृत्ति थी उनको भी बदल सकते थे, इतने प्रभावशाली कोई प्रशासक थे। उसी समय गजन खान के वजीर मंत्री रशीदुद्दीन ने वो भाषण इसी समय तैयार किया था जो गजन खान ने अपने मंगोल देशवासियों के सामने दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किसान वर्ग को नहीं सताना चाहिए बल्कि किसानों को सताने की बजाय उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा करनी चाहिए।
स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था, उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। यहाँ लिखा है स्थानबद्ध रूप से, यानी कि एक जगह टिके हुए रहने का जो दबाव था मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में ज़्यादा था, यानी कि मंगोलों ने जिस नए क्षेत्रों को जीता था वहाँ पर दबाव ज़्यादा था। ये जो क्षेत्र थे वो कहाँ थे? ये क्षेत्र यायावरों के मूल स्टेपी क्षेत्र से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्र यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यहाँ लिखा है उलूस। उलूस का मतलब होता है जब पिता अपने बेटों में किसी क्षेत्र का अधिकार दे देते हैं तो हर बेटे को जितना अधिकार मिलता है जितना क्षेत्र में, वो उलूस कहलाता था। यहाँ लिखा है कि धीरे धीरे जो 13वीं शताब्दी के मध्य तक जो भाई थे, जो मंगोल साम्राज्य में जो शासक हुआ करते थे, उनमें जो भाई थे वो पिता के जरिए जो जमा किया हुआ धन था उसको मिल बांट कर इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो पर्सनली धन को इस्तेमाल करना चाहते थे और वो पर्सनली राजवंश बनाने की उनमें भावना थी। और उनमें से जितने भी भाई हुआ करते थे वो हर एक अपने उलूस पर अधिकार जमाने के लिए वो सोचते थे और ये सोचते थे कि वो किसी एक क्षेत्र के वो स्वामी हो जाए और हर एक अपने उलूस, जिसका मतलब है अब क्षेत्र यानी कि अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। पहले उलूस का मतलब था कि किसी एक क्षेत्र पर किसी एक का अधिकार होना और उसकी कोई बॉर्डर ना होना, लेकिन अब उलूस का मतलब क्या हो गया था कि कोई एक क्षेत्र जिस पर किसी एक का अधिकार होगा और वो उस क्षेत्र का स्वामी होगा। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ ये लिखा है कि धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक जो भाई हुआ करते थे आपस में वो पिता के जरिए जमा किए हुए पैसे को वो मिल बांट कर इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। जो धन था वो मिल बांट कर इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, बल्कि हर एक पर अपना अलग से अधिकार रखना चाहते थे। यह अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चरागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। जो उत्तराधिकारी होते थे वो आपस में संघर्ष किया करते थे और उस संघर्ष का क्या परिणाम था? उस संघर्ष का परिणाम ये था कि उस संघर्ष में चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए होड़ लगी रहती थी। हर एक ये चाहता था कि उसे महान पद मिले, यानी कि ऐसा पोस्ट मिले जिसमें उसे महान बताया गया हो, उसे महान समझा जाता हो, और हर कोई ये चाहता था कि उन्हें उत्कृष्ट चरागाही भूमि मिले। इसलिए वो आपस में संघर्ष करते रहते थे। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टुलुई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। यहाँ लिखा है कि जो टुलुई के वंशज थे वो चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए थे और उन्होंने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की थी। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। जो जोची थे उन्होंने क्या किया? सुनहरा गिरोह का गठन किया था और रूस के जो स्टेपी क्षेत्र थे उस पर उन्होंने राज किया था। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि जो चगताई के उत्तराधिकारी थे उन्होंने तुरान के जो स्टेपी क्षेत्र थे उस पर उन्होंने राज किया था और इस क्षेत्र को आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया यानी चगताई के वंशज तथा रूस यानी गोल्डन होर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। यहाँ लिखा है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि जो मध्य एशिया है जहाँ पर चगताई के वंशज थे और रूस जहाँ पर गोल्डन होर्ड थे, वहाँ के स्टेपी निवासियों में जो यायावर परंपराएं हैं यानी कि घुमक्कड़ लोगों की जो परंपराएं थी वो सबसे ज़्यादा समय तक चली थी। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हमने ये जाना कि जो चंगेज़ खान थे उन्होंने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन आगे चलकर उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने कई वंशों की स्थापना की थी। आगे लिखा है चंगेज़ खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूहों में बढ़ जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में
बदलाव आना। यहाँ लिखा है कि जो चंगेज़ खान के वंशज थे वो धीरे धीरे अलग हो गए और अलग अलग उन्होंने वंश बना लिया, अलग अलग वो वंश समूहों में बढ़ गए। इसका मतलब ये था कि जो चंगेज़ खान के वंशज थे वो अपने पिछले परिवार से यानी चंगेज़ खान से जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं और परंपराएं हैं उनको बराबर तरीके से वो नहीं रख पाए थे, उनको सही ढंग से वो नहीं रख पाए थे। उनके परंपराओं में जो बदलाव थी उसकी वजह से ही वो आपस में एक होकर नहीं रहे थे और वो कई वंशों में बँट गए थे। उन्होंने कई वंशों का समूह बनाया था। स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा टोलीईद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में भी दिया। यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि आखिर चंगेज़ खान के जो उत्तराधिकारी थे वो आपस में क्यों कई वंशों में वो डिवाइड उन्होंने किया, कई वंशों का उन्होंने समूह बनाया। इसका आंसर यहाँ ये लिखा है कि ये सब एक कुल के सदस्यों में यानी कि एक कुल के जो मेंबर्स थे उनके बीच में कंपटीशन थी। इस वजह से ये वंशों में वो विभाजित हुए थे। उन्होंने वंश अपना समूह बनाया था और इसी की एक शाखा थी टोलीईद। उन्होंने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत यानी टोलीईद ने अपने परिवार में जितने भी मतभेद थे, जितने भी आपसी झगड़े थे, उसका जो वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में यानी कि उन्होंने अपने बचाव करते हुए इतिहासों में दिया कि उन्होंने अपने बचाव में जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे थे उसमें उन्होंने ये बताया कि उनके परिवार में किस बातों को लेकर मतभेद थे। बहुत हद तक ये सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। यहाँ लिखा है कि उनके बीच जो मतभेद था वो एक वंश से दूसरे वंश में बटे हुए थे। इसके बारे में ये लिखा है कि बहुत हद तक ये सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का यानी कि जो साम्राज्य का उत्तराधिकारियों का जो कंट्रोल था, चीन और ईरान पर जो उनका कंट्रोल था और उनके परिवार के सदस्यों के जरिए बहुत बड़ी संख्या में उनके परिवारों ने अपने यहाँ विद्वानों को भर्ती किया था, ये उसी का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। यहाँ लिखा है कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो मंगोल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे वो वंश के समूह में बटे हुए थे। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अतीत से जुड़े हुए नहीं रहना चाहते थे, बल्कि जो उस वक्त के जो प्रेजेंट के जो राजा थे वो अपने गुणों को ज़्यादा लोकप्रिय करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके जो पूर्वजों ने किया उनका वो लोकप्रिय हो, बल्कि जो उत्तराधिकारी थे वो ये चाहते थे कि उनके गुणों को ज़्यादा माना जाए, उनके गुणों को ज़्यादा लोकप्रिय माना जाए। इसी वजह से हर एक उत्तराधिकारी में होड़ लगी हुई थी, हर एक उत्तराधिकारियों के बीच में कंपटीशन था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज़ खान को भी नहीं छोड़ा गया। हर एक उत्तराधिकारी अपने आप को लोकप्रिय बनाना चाहता था, अपने आप को वो महान कहलवाना चाहता था। ये जो कंपटीशन थी इसमें स्वयं चंगेज़ खान को भी नहीं छोड़ा गया, यानी कि चंगेज़ खान इतना शक्तिशाली था, उसी ने जो मंगोल साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। चंगेज़ खान को भी नहीं छोड़ा गया। जो उनके उत्तराधिकारी थे और इस तरह से जो वंश के जो उत्तराधिकारियों के जरिए जो वंश समूह बनाया गया था वो हर कोई अपने आप को महान बताना चाहता था। इसमें चंगेज़ खान को भी नहीं छोड़ा गया था। इल्खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहास वृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। यहाँ लिखा है कि इल्खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहास वृत्त में यानी कि जो इतिहास लिखी गई है वो फारसी में लिखी गई है, उसमें महान खानों द्वारा की गई, यानी कि चंगेज़ खान के जो उत्तराधिकारी थे उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके जरिए जो रक्त रंजित हत्या की गई थी, जो हत्याएं की गई थी, उसका विस्तृत वर्णन फारसी इतिहास में
की गई है और मृतकों की संख्या इस इतिहास वृत्त में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे, एक इल्खानी इतिहास वृत्त में ये विवरण दिया गया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है कि एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में, यानी कि एक चश्मदीद गवाह थे जिस वक्त लड़ाई लड़ी गई थी, उस वक्त के एक चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने विवरण दिया था कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे, लेकिन इल्खानी इतिहास वृत्त में ये बताया गया था कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो फारसी इतिहास वृत्त थे उसमें मृतकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। यद्यपि इल्खानी विवरणों में अभी भी चंगेज़ खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श ये कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका है। यहाँ लिखा है कि हालांकि इल्खानी जो विवरण थे उसमें अभी भी चंगेज़ खान की प्रशंसा की जाती थी, तारीफ़ की जाती थी कि किस तरह से उन्होंने सभी को इकट्ठा किया, सभी यायावरों को एक साथ मिलाया और मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, किस तरह से उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श, यानी कि एक तसल्ली देने वाली बात ये भी की जाने लगी, तसल्ली वाली बात ये भी बताया गया कि समय बदल गया है। वो तसल्ली वाली बात क्या बताई गई थी कि वक्त बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका है, यानी कि पहले चंगेज़ खान ने क्षेत्रों को जीतने के लिए बहुत लूटपाट मचाया था, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता भी था, लेकिन अब पहले जैसा वक्त नहीं है, अब खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज़ खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे चंगेज़ खान ने की थी। यहाँ लिखा है कि चंगेज़ खान के वंशजों को विरासत में चंगेज़ खान की जो सारी चीज़ें थी वो विरासत में चंगेज़ खान के वंशजों को मिला था। जो कुछ भी मिला था वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? जो चंगेज़ खान के वंशज थे उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में, यानी एक ही जगह टिके हुए समाज में अपनी धाक जमानी थी, अपनी दबदबा जमाना था। इस बदले हुए समय में, यानी चंगेज़ खान का वक्त कुछ और था, लेकिन फिर बाद में वक्त बदल गया। इस बदले हुए समय में चंगेज़ खान के वंशज वीरता की वो तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे चंगेज़ खान ने की थी। जिस तरह से चंगेज़ खान बहादुर थे, जिस तरह से वीरता उनमें थी, उस तरह से चंगेज़ खान के जो आगे के जो उत्तराधिकारी थे, जो वंशज थे, उनमें ऐसी बात चंगेज़ खान की तरह नहीं थी। आगे लिखा है, डेविड आयलॉन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी, उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। यहाँ लिखा है कि डेविड आयलॉन ने एक शोध किया था, उस शोध के बाद यास पर उन्होंने शोध किया था। यास क्या है? यास एक नियम संहिता थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी। यास में उनके कानून थे, उनके रूल रेगुलेशन थे। यहाँ लिखा है कि डेविड आयलॉन ने यास पर जो शोध किया था उस शोध में सभी जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। वो विधि जो महान खान की यादों को बनाए रखने के लिए जो चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे उन्होंने प्रयुक्त की थी। डेविड आयलॉन ने ये जानने की कोशिश की थी कि यास में आखिर किस तरह के नियमों को बताया गया है, किस तरह के कानूनों को बताया गया है। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था जिसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। शुरुआत में यास को क्या लिखा जाता था? शुरुआत में यास को यसाक लिखा जाता था जिसका मतलब होता था विधि, यानी कानून, आज्ञप्ति और आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। यहाँ लिखा है कि जो यसाक है
वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यास्क के बारे में हमें मिला है, उसका जो संबंध है, उसका जो रिलेशन है वो प्रशासनिक विनियमों से है, यानी कि किस तरह से शासन करना चाहिए और शासन में किस तरह से नियम होंगे, इस तरह के विनियमों से है, इस तरह के प्रशासनिक विनियमों से है। जैसे कि आखेट किस तरह से करना है, आखेट के नियम क्या होंगे, सैन्य किस तरह से होंगे, उसके नियम क्या होंगे, डाक प्रणाली किस तरह से होगी, उसके नियम क्या होंगे, डाक प्रणाली का संगठन क्या है, डाक प्रणाली किस तरह से उसे इकट्ठा करके रखा जा सकता है, डाक प्रणाली को किस तरह से लागू किया जा सकता है, ये सारे रूल रेगुलेशन से ये जो यास्क है वो जुड़ी हुई थी। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज़ खान की विधि संहिता। यहाँ लिखा है कि 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह मंगोलों ने क्या किया, मंगोलों ने यास शब्द का जो प्रयोग है, उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा नॉर्मल रूप से उन्होंने शुरू कर दिया था। नॉर्मल रूप से वो यास शब्द का यूज़ करने लगे थे। इसका मतलब ये था कि चंगेज़ खान की विधि संहिता, यानी कि चंगेज़ खान का बनाया हुआ कानून। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर हम उस वक्त में जितनी भी घटनाएं घटी थी उसकी ओर अगर हम ध्यान दें तो शायद हम यास शब्द के मीनिंग में होने वाले जो परिवर्तन है उसे समझ सकते हैं। पहले यास का मतलब होता था स्ट्रिक्ट कानून, किसके जरिए बनाया गया, चंगेज़ खान के ज़रिए बनाया गया, लेकिन बाद में इसे नॉर्मली इसे यूज़ करना शुरू कर दिया गया था, जिसका मतलब था चंगेज़ खान की विधि संहिता। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। यहाँ लिखा है कि 13वीं शताब्दी के मध्य तक जो मंगोल थे वो एक हो गए थे और एक जन समूह के रूप में उभर कर आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। जो मंगोल साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। मंगोलों ने क्या किया, मंगोलों ने बहुत ही ज़्यादा जटिल शहरी समाजों पर भी उन्होंने शासन किया था, क्योंकि ऐसे समाजों को भी, ऐसे शहरों को भी उन्होंने जीत लिया था। और ऐसे शहर जिनके अपने अपने इतिहास थे, अपनी अपनी संस्कृति थी, अपने अपने नियम थे, मंगोलों ने ऐसे शहरों पर भी राज किया था। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही थे। यहाँ लिखा है कि हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य, यानी जिस जगह पर से वो बिलोंग करते थे, जिस जगह से वो बिलोंग करते थे, जिस जगह को उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था, अपने साम्राज्य को जितना बढ़ाया था, उस पर उनका अपना राजनीतिक प्रभुत्व रहा था। लेकिन फिर भी अगर संख्या की बात करें तो वो संख्या में थोड़े ही थे, अल्पसंख्यक ही थे। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार भी किया था और उस पर शासन भी किया था। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। यहाँ लिखा है कि जो मंगोल थे उनके लिए अपनी पहचान बनाए रखना, अपनी विशिष्टता की रक्षा करना, इसका एकमात्र उपाय क्या था, उस पवित्र नियम के अधिकार का दावा के जरिए हो सकता था। यानी कि एक पवित्र नियम का जो अधिकार था उस पर वो दावा करते थे, उसके जरिए हो सकता था कि वो अपनी पहचान और अपनी विशिष्टता की रक्षा कर सके। और ये जो पहचान थी, ये जो पवित्र नियम का अधिकार था, वो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। यह लिखा है कि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है, इस बात की पूरी संभावना है कि जो यास है, जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं, यानी कि मंगोल जनजाति की जो परंपरा थी उसी परंपरा का एक संकलन था।
किंतु उसे चंगेज़ खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा सुलेमान की भांति अपने स्मृतिकार के होने का दावा किया, जिसकी प्रामाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यहाँ लिखा है कि जो यास थे, जो नियम थे, उसे चंगेज़ खान की कानून कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान के जैसे ही अपने स्मृतिकार के होने का दावा किया, जिसकी प्रामाणिक संहिता, जिसकी प्रामाणिक प्रमाण की हुई कानून प्रजा पर लागू की जा सकती थी। मूसा और सुलेमान कौन थे? मूसा और सुलेमान को यहूदी भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी और मुस्लिम भी मानते हैं। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। यास एक ऐसा कानून था जो मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर इकट्ठा करने में सफल हुआ। उसने चंगेज़ खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यास की वजह से चंगेज़ खान और उसके जो वंशज थे, उनके बीच मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया गया। यद्यपि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यहाँ लिखा है कि हालांकि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक एक जगह टिके रहने वाली जिंदगी के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, लेकिन फिर भी जो उनकी यास थी, जो उनके नियम थे, जो उनके कानून थे, उस कानून ने मंगोलों को अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने में मदद की और अपने नियमों को हारे हुए लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। जब भी मंगोल किसी भी क्षेत्र के लोगों को हराते थे, तो वो अपने यास के कानून को उनके ऊपर लागू करते थे। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज़ खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से ना बनाई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था। यहाँ लिखा है कि हो सकता है कि चंगेज़ खान ने ऐसी कोई कानून की जो प्लानिंग थी वो पहले से ना बनाई हो, लेकिन ये जो कानून थी वो निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से, यानी कि जो चंगेज़ खान थे वो जिस तरीके से सोचते थे, उनकी शक्ति से वो कानून प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। और ये जो यास थी, ये जो कानून थी, वो विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में, यानी कि मंगोल राज्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, पूरे दूर दूर तक वो फैला हुआ था। उस मंगोल साम्राज्य की संरचना में, बनावट में जो चंगेज़ खान की जो कानून थी, उसने अहम भूमिका निभाई थी। यास 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। 1221 ईस्वी में जब चंगेज़ खान ने बुखारा पर जीत हासिल कर ली थी, वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उन्होंने उत्सव मैदान में जमा किया और उनकी काफ़ी बुराई की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि चंगेज़ खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को पापी कहा था और उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उनके पास जितना भी छिपा हुआ धन है वो चंगेज़ खान को दे दे। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। चंगेज़ खान ने जिस तरह से अमीर मुसलमान निवासियों को पापी कहा था और उन्हें अपना धन देने के लिए कहा था, ये एक नाटक की तरह थी, यानी कि एक ऐसी घटना थी जिस पर नाटक लिखा जा सके। इसलिए लोगों ने इस घटना को लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। यहाँ लिखा है कि 16वीं शताब्दी के लास्ट में चंगेज़ खान के सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था जोची, और जोची के ही एक दूर के वंशज थे जिनका नाम था अब्दुल्ला खान। वो उसी उत्सव मैदान में गए जिस उत्सव मैदान में चंगेज़ खान ने सबको इकट्ठा किया था और मुसलमानों की बुराई की थी। उसी उत्सव मैदान में अब्दुल्ला खान गए थे। चंगेज़ खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहाँ छुट्टी की नमाज अदा करने गया। चूँकि चंगेज़ खान ने उस मैदान में मुसलमानों की बुराई की थी और चंगेज़ खान के बड़े बेटे के दूर के वंशज थे अब्दुल्ला खान, और अब्दुल्ला खान चूँकि चंगेज़ खान के बड़े बेटे के दूर के वंशज थे, इसलिए चंगेज़ खान के उलट अब्दुल्ला खान वहाँ
मैदान में छुट्टी की नमाज अदा करने गए थे। उसके इतिहासकार हाफिज़ तानिश ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपनी इतिवृत्त में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज़ खान के यास के अनुसार था। जो अब्दुल्ला खान के इतिहासकार थे, जिनका नाम था हाफिज़ तानिश, उन्होंने अब्दुल्ला खान की, उनके स्वामी कौन थे? हाफिज़ तानिश के स्वामी कौन थे? अब्दुल्ला खान। हाफिज़ तानिश ने अपने स्वामी अब्दुल्ला खान की मुस्लिम धर्म परायणता का जो विवरण था कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, उनका विवरण उन्होंने अपने इतिवृत्त में दिया था और साथ में ये चौंका देने वाली टिप्पणी भी की थी कि उनकी जो ये धर्म परायणता है, यानी मुस्लिम धर्म परायणता है अब्दुल्ला खान की, जो वो मुस्लिम बने थे, ये जो उनकी मुस्लिम धर्म परायणता थी, ये चंगेज़ खान के जो यास थी, जो कानून था, उसके अनुसार ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्ष, यानी ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है, हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें क्या सीखा, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। चंगेज़ खान और जो मंगोल थे, उनके पूरी दुनिया के इतिहास में क्या पोजीशन है, क्या स्थान है। आज जब हम चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति की जो हज़ारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। यहाँ लिखा है कि जब हम चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हम क्या सोचते हैं चंगेज़ खान के बारे में। तो हम अपने माइंड में, अपने सोच में ये चंगेज़ खान के बारे में सोचते हैं कि वो एक विजेता था, लेकिन नगरों को ध्वस्त करने वाला था। नगरों को वो लूटते हुए, बर्बाद करते हुए वो हर एक क्षेत्र को जीतता था और एक ऐसा व्यक्ति था जो हज़ारों लोगों का जिसने कत्ल किया था। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे और 13वीं शताब्दी के चीन के रहने वाले, ईरान के रहने वाले और पूर्वी यूरोप के जो नगरवासी थे, स्टेपी के इन गिरोहों को, यानी कि जो मंगोल थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? स्टेपी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो मैदानी इलाका हो, जिसमें घास उगता हो, ऐसे क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे। इसलिए चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के जो नगरवासी थे, मंगोलों को भय और नफ़रत की नज़र से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज़ खान अब तक का सबसे महान शासक था, लेकिन सबके लिए वो बुरा था, हर कोई उसे घृणा की नज़र से देखता था। लेकिन जो मंगोल थे, वो चंगेज़ खान को अपना महान शासक मानते थे, वो चंगेज़ खान को अब तक का सबसे महान शासक मानते थे। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया। यहाँ लिखा है कि मंगोल क्यों चंगेज़ खान को महान शासक मानते थे। चंगेज़ खान को मंगोल महान शासक इसलिए मानते थे क्योंकि चंगेज़ खान ने मंगोलों को इकट्ठा किया था। जो यायावर साम्राज्य थे, जो कबीला में बटे हुए थे, सभी कबीले वाले को उसने इकट्ठा किया, सभी यायावर को उन्होंने इकट्ठा किया और लंबे समय से जो चली आ रही कबीलाई लड़ाई थी, उसको ख़त्म किया। चंगेज़ खान ने चीनी के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, उससे चंगेज़ खान ने मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया। एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाज़ारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर की यात्री आकृष्ट हुए। यहाँ लिखा है कि चंगेज़ खान ने एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, यानी कि उनका साम्राज्य उनके महाद्वीप से भी पार था, अपने महाद्वीप से भी दूर के क्षेत्रों पर उनका अधिकार था। इसीलिए यहाँ लिखा है कि चंगेज़ खान ने एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और बिजनेस के रास्तों और बाज़ारों को उन्होंने दोबारा एस्टेब्लिश किया और ऐसा बाज़ार उन्होंने एस्टेब्लिश किया जिनसे वेनिस के जो मार्को पोलो है, उनकी तरह दूर के यात्री भी इस तरह के बाज़ार की ओर आकृष्ट हुए, इस तरह के बाज़ार की ओर वो आकर्षित हुए। चंगेज़ खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि विचार हम ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। यहाँ लिखा है, चंगेज़ खान ने
बिजनेस के रास्तों को एस्टेब्लिश किया, बाज़ारों को दोबारा से पुनर्स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री भी आकृष्ट हुए। चंगेज़ खान के इस तरह परस्पर विरोधी चित्रों का कारण, यानी कि वो इस तरह से उनका इमेज था लोगों के दिल में कि हर कोई उनसे घृणा करता था, लेकिन मंगोल उनको अपना महान शासक मानता था। चंगेज़ खान की परस्पर विरोधी चित्रों की वजह से एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार, ये सोच हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह से एक प्रभावशाली, यानी चंगेज़ खान का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, प्रभावशाली था, वो दूर की सोचते थे। एक दृष्टिकोण दूसरों को पूरी तरह से मिटा देता है। चंगेज़ खान दूर की सोचते थे, वो एक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, वो अपना एक दबदबा हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे कानूनों को अपनाया, सभी को इकट्ठा किया, एक बड़ी सेना तैयार की और मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए यहाँ लिखा है कि हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं जो चंगेज़ खान के विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण, प्रभावशाली नज़रिया दूसरों को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे, यानी कि एक जगह टिके हुए और हारे हुए जो लोगों की सोच है, उससे परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को, यानी कि अलग अलग जिनकी सोच थी, अलग अलग जिनके मत थे, अलग अलग जिनकी आस्था थी, अलग अलग जिनके विचार थे, ऐसे लोगों को सम्मिलित किया। किसने किया? मंगोलों ने इकट्ठा किया सभी को। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, श्रमण, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम। यहाँ लिखा है कि हालांकि मंगोल शासक जो थे वो खुद भी अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। जो चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे, कोई किसी धर्म में आस्था रखते थे, कोई किसी और धर्म में आस्था रखते थे, जैसे कि श्रमण है, बौद्ध है, ईसाई है और लास्ट में इस्लाम है। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी नहीं थोपे। यहाँ लिखा है, लेकिन जो मंगोल थे उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर, यानी कि जो सभी के जरिए जो नीति होती है उस पर अपने व्यक्तिगत मत, यानी कि अपनी पर्सनली जो सोच, वो कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। जो मंगोल राजा थे वो सभी जातियों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को अपने यहाँ उन्होंने प्रशासक बनाया और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया, यानी कि ऐसी सेना के रूप में उन्हें चंगेज़ खान ने भर्ती किया जो हथियारबंद थे, जिनके पास हथियार हुआ करते थे। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यहाँ लिखा है कि जो चंगेज़ खान का शासन था इसमें बहुजातीय थे, बहुत सारी जाति थी, बहुत सारी भाषाएं थे, बहुत सारी धर्म थे, जिसको अपने बहुविध संविधान का, यानी कि जिसे अपने जो संविधान था, बहुविध संविधान था, उसका कोई डर नहीं था, क्योंकि सभी जो मंगोल साम्राज्य थे उसमें सभी एक थे। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी और ये उस समय के लिए एक असाधारण बात थी, एक असामान्य बात थी, क्योंकि बहुत सारी भाषा वाले, बहुत सारी जाति वाले, बहुत सारे धर्म वाले भी मंगोल साम्राज्य का हिस्सा थे। क्योंकि मंगोल शासकों ने सभी को अपने शासन में शामिल किया था, प्रशासक बनाया था और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया था। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों, जैसे कि भारत में मुगल शासकों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। यहाँ लिखा है कि इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके जरिए मंगोल अपने बाद में आने वाली जो शासन प्रणाली है, जैसे कि भारत में मुगल शासक की प्रणाली थी, उनके अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें।
मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं, उनसे ये समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। यहाँ लिखा है कि मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से, यानी कि जो यायावर जो थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर रहा करते थे, उनके शासन प्रणाली से जुड़े हुए जो प्रलेख हैं, उनसे समझना ये इम्पॉसिबल है कि वो कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था, वो कौन सा ऐसा प्रेरणा था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य को बनाने के लिए बहुत सारे समुदाय में बटे हुए लोगों को भी एक कर दिया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथा भी मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। यहाँ लिखा है कि मंगोलों और यायावर जो शासन प्रणाली थे, उनसे ये समझना इम्पॉसिबल है कि वो कौन सा प्रेरणा स्रोत था जिससे कि जो बहुत बड़े साम्राज्य बनाने की जो महत्वाकांक्षा थी, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के समुदाय थे, लेकिन अलग अलग समुदायों को भी एक बनाया गया। अंत में मंगोल साम्राज्य अलग अलग वातावरण में बदल गया। हालांकि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की जो प्रेरणा है वो एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। यह लिखा है कि 14वीं शताब्दी के लास्ट में एक दूसरा राजा था जिनका नाम था तैमूर। वो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, यानी कि पूरे राज्य को जीतना चाहता था, पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। उसने अपने आप को राजा घोषित करने में उसने संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वो चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ लिखा है कि जब तैमूर ने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होकर किसी भी क्षेत्र पर शासन करना चाहता था, वो बादशाह बनना चाहता था, जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की कि वो एक आज़ाद बादशाह है, तो अपने को वो चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में उसने प्रस्तुत किया। यानी कि उनकी जो वाइफ थी वो किससे बिलोंग करती थी, वो चंगेज खान के वंश से वो बिलोंग करती थी। और चूँकि चंगेज़ खान के वंशज से ही जो तैमूर की वाइफ थी, इसलिए तैमूर ने खुद को चंगेज़ खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ लिखा है कि आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद, यानी कि कई सालों से, दशकों से रूस का नियंत्रण होने के बाद मंगोलिया एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज़ खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। यहाँ लिखा है कि मंगोलिया ने चंगेज़ खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, एक ऐसा नायक के रूप में जिसने राष्ट्र का निर्माण किया है, और चंगेज़ खान का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और चंगेज़ खान की उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज़ खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। यहाँ लिखा है कि मंगोलिया के इतिहास में, जो मंगोलिया है उसके इतिहास में इस निर्णायक समय पर, यानी कि आज की जो समय है उस पर चंगेज़ खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में, यानी कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी आराधना की जाए, ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर, यानी कि जो महान पास्ट की यादों को जिंदा कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में ताकत प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। क्योंकि मंगोलिया के जो निवासी हैं वो चंगेज़ खान को एक महान नायक के रूप में मानते हैं, और जिस तरह से चंगेज़ खान ने सभी को एक करके एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, इसी लिए चंगेज़ खान को एक महान नायक के रूप में इज्जत दी जाती है, और उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पहचान है, वो मंगोलिया के निवासियों को एक ताकत प्रदान करता है, जिससे कि मंगोलिया के जो निवासी हैं वो एक होकर अपने राष्ट्र का निर्माण करें और अपने राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा।
यानी कि मंगोलिया के निवासियों को किससे प्रेरणा मिलती है? चंगेज़ खान से प्रेरणा मिलती है। और इस तरह से जो मंगोलिया के निवासी हैं वो चंगेज़ खान को महान नायक समझते हैं और उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो कानून है, उनकी जो पहचान है, उसी से मंगोलिया के निवासियों को शक्ति प्रदान होती है और प्रेरणा मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।